एक टिपिकल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग और उसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेथड एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले बताओ क्या हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ ऑप्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए टिपिकल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। फिर हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई, आइडियल एंड रियल स्पेक्ट्रा फ्रॉम ए सिस्टम ऑफ 2 एनर्जी लेवल्स। और फिर हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव स्पेक्ट्रा। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ ऑप्टिकल कंपोनेंट्स इन टिपिकल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, कि किसी भाई टिपिकल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का भाई अरे डायग्राम कैसा होता है। तो देखो भाई ये स्पेक्ट्र भाई कई तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्या होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, कौन कौन से भाई। तो यहां पर मैंने भाई एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बना रखा है क्योंकि आप इसको आसानी से क्या बना सकते हो, एब्जॉर्प्शन वाला आपको आसानी यहीं से पहले पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो पहले आप ये बताओ भाई, सबसे बेसिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इंस्ट्रूमेंटेशन आप सभी ने, हालांकि भाई हम सभी के पास एक क्या है, इनबिल्ट, अरे भाई आईज क्या है, डिटेक्टर। अरे इनमें रेटिना क्या होता है, डिटेक्टर, पता होगा ना आपको भाई। और फिर जो ब्रेन है भाई, वहां पर सारा सिग्नल क्या होता है, एनालाइज, इजंट इट। लेकिन मैं कहता हूँ भाई आप सभी ने अपनी छोटी क्लासेस में भाई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बना रखा सबने, बताओ कैसे। सबसे बेसिक कौन सा होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक पेन आया करता, सेलो प्रिज्म पेन। अच्छा, मेरे टाइम पे आया करता ओके, कोई बात नहीं भाई। एक भाई आप ये बताओ, कई बार क्या होता है, अरे कई ऐसे पेन नहीं होते भाई जिन पे लाइट गिरे तो वो 7 रंगों में कट जाती है ना। और उन वजह से उसमें जो, अरे भाई उस पेन को ऐसे नहीं है ट्रायंगुलर, अरे उसमें जो ग्रिप होती है वो ट्रायंगुलर से होती है, ऐसे पता होगा ना, ऐसे प्रिज्म टाइप, इजंट इट। चलो कोई बात नहीं, आप ये बताओ भाई, मान लिया हमारे पास क्या कोई प्रिज्म है। प्रिज्म तो आपने भाई, ये प्रिज्म अपन देखा कभी, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर लाइट गिरती है, ठीक है, और भैया आप एक काम करो, हमारे पास मान लिया एक प्रिज्म है, मान लिया यहाँ पर क्या लाइट सोर्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बल्कि क्या सनलाइट है, क्या ये सनलाइट, ठीक है। और ये क्या प्रिज्म, और यहाँ पर क्या एक नोटबुक, उसका पेज भाई, या एक A4 शीट, क्या कोई A4 शीट वाइट। तो बताओ क्या होगा, ये सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी और इसमें से पास होके स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या ये अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगी क्या। तो आपको यहाँ पर सारे के सारे कलर्स नजर नहीं आएंगे क्या, आपको सारे के सारे कलर्स भाई नजर आएंगे क्या उस कागज की शीट के ऊपर। तो क्या है हमारे पास, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्योंकि ये तो क्या भाई सोर्स ऑफ लाइट। तो सबसे बेसिक कौन सा होगा, एक लाइट सोर्स, एक क्या हो बोलो भाई, जो इनको भाई डिस्पर्स कर दे कंपोनेंट्स को, और एक क्या हो डिटेक्टर। इससे सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भाई हम तो क्या करते, वो सेलो का पेन लिया, ऐसे कॉपी रखी भाई, कॉपी क्या होगी डिटेक्टर, ये वही को क्या कर देगा लाइट को। अरे भाई फिर ये क्या हो गया, प्रिज्म हो गया, और सूरज क्या लाइट सोर्स, बन गया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। कितना आसान है, इजंट इट। लेकिन आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में आपने क्या करना पड़ता है, थोड़ा एडवांस्ड आपने मॉडल चाहिएगा भाई। चलो पहले हम देखते, बताओ क्या, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्या फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अच्छा एक बात और, अभी नहीं है क्या आपको ये। तो अच्छा यहाँ पर क्या होता है, तो पहले तो यहाँ पर क्या है, एक बल्ब, बोलो भैया क्या हमारे पास, जीनोन लैंप, हमारे पास क्या ये जीनोन लैंप। भाई जीनोन लैंप हो या कोई भी सोर्स जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी भाई एमिट कर दे, क्या, अरे बोलो भाई आपको पता होना चाहिए। आपको पता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में
एब्जॉर्प्शन सोर्स क्या होते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उनमें कौन सा लाइट सोर्स इस्तेमाल होता है बताओ, स्पेशली यूवी विजिबल रेंज के लिए। सिंपली जो नहीं बल्ब आता है ये, अरे जो घरों में जो बल्ब लगता है टंगस्टन बल्ब, पता होगा ना आपको, ये बहुत सस्ता भी आता है और ये भाई ये कौन सी रेंज एमिट करता है, यूवी विजिबल। लेकिन आप कहोगे ये तो सारी की सारी रेंज क्या करता है, भाई हमको सोर्स कैसा चाहिए, कॉन्टिन्यूस रेंज वाला सोर्स हमें कैसा चाहिएगा, कॉन्टिन्यूस रेंज का मतलब क्या होता है कि भाई जो वो हाईएस्ट वेवलेंथ एमिट करता है और जो वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमिट करता है उसके बीच की सारी वेवलेंथ क्या करता हूं वो एमिट करता हूं। मैंने आपको पढ़ा रखा भैया ड्यूरिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इजंट इट। ठीक है, तो बताओ ये क्या हमारे पास कोई सोर्स है, ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर। आप कहोगे मोनोक्रोमेटर क्या होता है, देखो मान लिया जो सोर्स है वो तो सारी रेडिएशन एमिट कर रहा है भाई हर एक वेवलेंथ, लेकिन आप सैंपल पे हर एक वेवलेंथ एक साथ नहीं डालोगे भाई, तो आप ये बताओ भाई, देखो यानी कि लेकिन आपने जिस कंपाउंड का एमिशन स्पेक्ट्रा आपने रिकॉर्ड करना है, जिस कंपाउंड का जिस सिस्टम का आपने एमिशन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना है उस पे भैया आप सारी की सारी रेडिएशन एक साथ में डालोगे, एक एक भाई। पहले ये वेवलेंथ कि ये वेवलेंथ भाई कैसे इसको एक्साइट करती है, ये वेवलेंथ कैसे भाई, तो हम क्या करते हैं, एक होता है मोनोक्रोमेटर, इसका नाम देखो मोनोक्रोमेटर, मतलब ये सिर्फ एक सिंगल वेवलेंथ को पार निकलने देगा, बाकी सबको रोक लिया। बात आपको पहले पड़ी, तो मान लिया हमारा जो सोर्स है वो 100 से लेके 900 तक सारी रेंज एमिट करता है, लाइट सोर्स क्या एमिट करता है भाई, 100 से लेके 900 नैनोमीटर तक सारी रेंज एमिट करता है। और हमने देखना है कि हमारा कंपाउंड किस रेंज पे एक्साइट होकर क्या एमिट करे रेडिएशन, तो आपने क्या देखना भाई, अरे भाई जो लाइट सोर्स वो क्या एमिट करता है 100 से लेके 900 तक। अब होएगा क्या, हमारा जो कंपाउंड है वो जरूरी नहीं कि हर एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उस पे एमिशन रिपोर्ट कर सके, तो हम क्या करते हैं भाई, हम अपने कंपाउंड पहले क्या डालेंगे बताओ भाई, ये फ्लोरोसेंस एमिशन स्पेक्ट्रा है, आप अपने कंपाउंड पहले क्या डालो 100 नैनोमीटर की, सिर्फ 100 की उसके ऊपर कैसे जाएगी मोनोक्रोमेटर से, तो मोनोक्रोमेटर क्या क्या करेगा बताओ भाई, मोनोक्रोमेटर पहले सैंपल पे सिर्फ कौन सी जाने देगा बताओ, बताओ भाई अरे भाई पहले सैंपल पे सिर्फ कौन सी जाने देगा बताओ भाई, ये कौन सी है 100 नैनोमीटर की, ये किस पे स्ट्राइक करती है, ये सैंपल के ऊपर। फिर सैंपल से क्या होता है एमिशन, अगर सैंपल ने एमिट किया, अब अगर मान लिया सैंपल 100 की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता, मान लिया, अरे मान लिया सैंपल 100 की रेडिएशन एब्जॉर्ब तो कर लेता है, नहीं एब्जॉर्ब ही नहीं करता, तो क्या होगी ये, बोलो भाई, ये मैं तो आपको पहले पढ़ी, लेकिन मान लिया भाई, तो फिर आपने क्या बोल दिया 101 102, तो आप मोनोक्रोमेटर के जरिए एक एक रेडिएशन जाने दो किसके ऊपर, सैंपल के ऊपर। ये मानो कि जब आपने इसके ऊपर कौन सी रेडिएशन डाली, मान लिया 430, कौन सी भाई, तो जैसे ही 430 की क्या पड़ी रेडिएशन, तो 90 डिग्री पे हम क्या मिली लाइट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बताओ भाई, मतलब हम बल्कि हम क्या करते हैं कि पहले हम डाली 400 की, हमने कौन सी डाली भाई, भैया आपने 400 नैनोमीटर की अपनी रेडिएशन डाली भाई। देखो एक होता है एमिशन, एक होता है एक्साइटेशन, तो यहाँ पर एक्साइटेशन के कोरस्पोंडिंग क्या होगा एमिशन, मतलब आपने पहले सैंपल पे तो क्या डाली है 100 नैनोमीटर की रेडिएशन, सैंपल ने उसको भाई मान लिया एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन हमें क्या पता सैंपल इसको एब्जॉर्ब करके एमिशन में कन्वर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो सैंपल पे क्या डालो बताओ भाई 100 नैनोमीटर की रेडिएशन, और फिर 90 डिग्री पे आप क्या रिकॉर्ड करो भाई विजिबल रेंज 400 से लेके 700 तक, जब मान लिया अरे 100 से लेके थोड़ी ज़्यादा, मान लिया भाई आप 400 से लेके 700 तक आप पूरी रेंज चेक करो, आपने देखा भाई कि कोई कुछ एमिट नहीं हो रहा, आपने देखा भाई 400 से लेके 700 तक कुछ भी एमिट नहीं, इसका मतलब क्या है कि हमारा कंपाउंड 100 पे एक्साइट होके कुछ एमिट नहीं कर सकता भाई, समझे बात। तो ऐसे हम क्या करते हैं अलग अलग रेडिएशन उसके ऊपर डालते रहेंगे, तो जैसे हम कहाँ पहुँचे मान लो 250, आपने सैंपल पर डाले 250 नैनोमीटर, ऐसे स्वीप करते करते आप कहाँ पहुँचोगे, अरे बोलो भाई, ऐसे इसको स्वीप करते करते आप कहाँ पहुँचोगे तो भैया 250 नैनोमीटर पे आप पहुँच गए, ठीक है। तो अब आपने कौन सी डाली 250 की,
अरे बोलो भाई, और आपने भाई रेडिएशन डाल के और 90 पे आप क्या देख रहे हो, कुछ लाइट आई, आपने देखा भाई, आपने चेक किया 400 700, आपने देखा भाई 400 से 700 काफ़ी सारी पीक आ रही है यार, काफ़ी सारी पीक आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा कंपाउंड 230 नैनोमीटर की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और फिर भाई उस एनर्जी को री एमिट करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको डाउनग्रेड करके, उसको क्या करके भाई डाउन कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि आप कहां से कहां पर पहुंच गए, बोलो भाई आप कहां से कहां तक पहुंच गए, अरे भाई आप 230 नैनोमीटर इसने एब्जॉर्ब किया, इसने एमिट कौन सी की मान लिया 400 से 700 के बीच में। नहीं है आपको ऐसे क्यों होता है, इसको थोड़ा आपको नहीं है, थोड़ा मैं इसको इसकी आपको थ्योरी बताना चाहूँ तो क्या होगा, मान लिया सिस्टम के अंदर ये क्या है एनर्जी लेवल्स, ये क्या है एनर्जी लेवल्स। अब ये गैप मान लिया कितना है 230, कितना है, तो जब मान लिया ये क्या है, ये अलाउड है ये ट्रांजिशन, तो भाई यहाँ से सैंपल कहाँ पहुँच गया, पार्टिकल यहाँ पहुँच गया ना। अब यहाँ से यहाँ पर तो कैसे आ गई ये नॉन रेडिएटिवली, और जब यहाँ से यहाँ पर आएंगे ये तो क्या एमिट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मान लिया यहाँ से यहाँ भी, अब ये कितना पड़ता मान लिया 530, और यहाँ से यहाँ भी मान लिया कुछ क्या आता पीक, ये मान लिया कितना पड़ता है बताओ 650, कितना भाई सॉरी ये क्या है 480। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक तो पीक कहाँ पर आएगी 480 पे, एक पीक आएगी 530 पे, लेकिन एब्जॉर्ब कौन से 230, समझ गए बात। तो क्या होता है हमारा एमिशन, तो हम आपको बेसिक आइडिया होगा ना भाई कि हम 90 पे क्या करते हैं, बोलो भाई इसका एमिशन रिकॉर्ड करते हैं, क्या है एमिशन मोनोक्रोमेटर। भाई एमिशन भी क्या होगा, क्योंकि एमिशन होगी बहुत सारी रेडिएशन, एक सिंगल रेडिएशन से एक्साइट करने पर आपका कंपाउंड मल्टीपल वेवलेंथ क्या कर सकता है एमिट, उनको बदल के, तो एक एक को रिकॉर्ड करते हैं। तो मोनोक्रोमेटर में क्या जाएगी एमिशन वाली पहली एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, उनकी इंटेंसिटी रिकॉर्ड करके और हम उसको प्लॉट कर देंगे, हमारे पास क्या जाएगा स्पेक्ट्रा। नहीं है क्या, अरे बोलो भाई ये बेसिक, और ये क्या भाई कंप्यूटर जो राजीव गांधी जी लाए थे, बताओ ना आपको, अरे बोलो भाई ठीक है ओके। और ये तो क्या भाई, अरे लेंस ये इनको डायरेक्ट करने के लिए, ठीक बात। ये क्या हमारे पास किसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का बेसिक, ये क्या है, ये हमारे पास कौन सा है एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसका भाई। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है भाई, एब्जॉर्प्शन में सिंपली क्या होता है बताओ, अरे भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है बताओ सिंपल। हमारे पास यहाँ पर क्या है एक लाइट सोर्स, भाई यहाँ पर क्या है एक लाइट सोर्स, इससे लाइट निकलेगी इजंट इट। हम क्या बना, हम क्या करें उसको भाई एक मोनोक्रोमेटर, क्या बोलो भाई। और यहाँ बताओ हमारे पास क्या है, अरे भाई इस मोनोक्रोमेटर से आप एक एक रेडिएशन डाल, एक एक रेडिएशन आपने जाने देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास एक सैंपल, ठीक है बात। तो हम बताओ क्या करते हैं, तो भाई हम मोनोक्रोमेटर के जरिए पहले इसमें से क्या पास करो, और यहाँ पर क्या होता है डिटेक्टर, इससे किससे रिकॉर्ड, किससे इसको भाई किससे कर दो कनेक्ट, रिकॉर्डर से, एनालाइजर से, कंप्यूटर से। तो क्या होगा, पहले आप क्या लो भाई, पहले आप इसके ऊपर क्या डालो, मान लिया आपने इसके ऊपर IR स्पेक्ट्रा चेक करना है इसका, तो आपने क्या करना बताओ, आपने IR एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना है। आपने क्या करना है, IR की रेंज क्या होती है 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो पहले आप इसके ऊपर कौन सी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन डालो बताओ भाई, 400 सेंटीमीटर इनवर्स, नहीं समझे बात। तो ये सैंपल है, और मैं आपको बताऊं भाई वास्तव में होता क्या है कि हमारे पास सोर्स, अरे भाई हमारे पास क्या है, अरे भाई हमारे पास क्या है, अरे भाई यहाँ पर एक ये स्प्लिटर होता है, क्या ये स्प्लिटर। तो हमारे पास क्या है 100 नैनोमीटर की, सॉरी 100 सेंटीमीटर इनवर्स की रेडिएशन, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक इसमें और एक ऐसे ही। तो एक तो क्या है बिना किसी सैंपल के कहाँ जा रही है, अरे भाई एक तो बिना किसी सैंपल के कहाँ जा रही है टू डिटेक्टर, और एक कहाँ जा रही है सैंपल के अंदर से, नहीं है आपको। एक तो कहाँ जा रही भाई, आपने 100 नैनोमीटर की रेडिएशन के दो कंपोनेंट तोड़ दिए, एक तो क्या जा रही है बिल्कुल सीधे कहाँ तो जा रही है टुवर्ड्स डिटेक्टर, और एक किसमें से पास होकर जा रही है। अगर दोनों की इंटेंसिटी क्या है बराबर, अरे ये तो क्या है I0, तो ये भी क्या होगी I0 होगी ना भाई, तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, समझे बात। अब अगर ये और ये बराबर इंटेंसिटी, इसका मतलब क्या है कि ये इसमें से एब्जॉर्ब नहीं हुई, अगर ये कम हो जाए तो हम समझ गए भाई
अगर इसके मुकाबले मान लिया अब हम डाली 200 नैनोमीटर की, 200 नैनोमीटर की यहाँ पर तो इंटेंसिटी क्या ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है कम। हम समझ गए भाई कि 200 नैनोमीटर की यहाँ पर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब समझ गए हमने क्यों पढ़ा था इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, क्योंकि भाई इसकी इंटेंसिटी में क्या कमी आ गई, नहीं है क्या आपको। तो ऐसे आप क्या करते हो भाई, आप इस सैंपल के ऊपर 400 से लेकर 4000 नैनोमीटर तक सारी रेडिएशन डाल डाल के देखो भाई, और ये देखो किन की इंटेंसिटी क्या होगी, घट गई। नहीं आपको आया क्या, अरे बोलो भाई। उस इंटेंसिटी को फिर हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है बताओ भाई, यहाँ क्या होता है वेव नंबर, और यहाँ क्या होगा इंटेंसिटी। नहीं समझे बात। तो कई जगह इंटेंसिटी क्या घट जाएगी, कई जगह इंटेंसिटी नहीं घटेगी। तो ये क्या हो जाएगा स्पेक्ट्रा, बात आपको पहले पड़ेगी। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्वीप। क्या बोलते हैं इसको, आ गया ना आपको इंस्ट्रूमेंटेशन भाई, इंस्ट्रूमेंटेशन आपको आया कि नहीं आया। फिर क्या है, आइडियल एंड रियल स्पेक्ट्रा फ्रॉम ए सिस्टम ऑफ टू एनर्जी लेवल। सब आप देखो भाई, आइडियल और रियल स्पेक्ट्रा क्या आएगा, दो एनर्जी लेवल वाले सिस्टम से। अच्छा, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्वीप, कि आप बार बार भाई अलग अलग फ्रीक्वेंसी डाल डाल के देख रहे हो, ठीक है। अब देखो भाई आइडियल स्पेक्ट्रा कैसा होता है, अगर मेरे पास एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है दो एनर्जी लेवल्स वाला, तो उससे आइडियली कैसा स्पेक्ट्रा आना चाहिए, और एक्चुअल में स्पेक्ट्रा कैसा आता है हम ये देखेंगे भाई। तो आप एक बारी दो एनर्जी लेवल वाला सिस्टम देखो, मान लो ये क्या हमारे पास E1 और ये मेरे पास क्या है E2, ठीक है। और ये मानो भाई E1 से E2 का जो गैप है वो है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। मैं कहूँ भाई इस लेवल में और इस लेवल के बीच में एनर्जी गैप कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, और लेवल है ही नहीं। आप ही नहीं पढ़ते हो कि वाइब्रेशनल लेवल में क्या होते हैं, रोटेशनल लेवल्स, रोटेशनल क्या होते हैं, मैं कह रहा हूँ वे भी नहीं है। मान लीजिए ये एटम, क्या ये एटम है, और ये दो ये लेवल, हालांकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जिसमें सिर्फ क्या हो दो लेवल, ऐसा दुनिया में कोई सिस्टम नहीं होता। लेकिन भाई अरे समझने के लिए जस्ट ये आइडियली भाई हमारे पास दो लेवल वाला सिस्टम है, और ये गैप कितना है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर मैं इसके ऊपर 400 से 4000 की रेंज स्वीप करूं, बोलो भाई, तो अगर मैं इसके ऊपर भाई अगर मैं इसके ऊपर 100 सेंटीमीटर इनवर्स के फोटोन डालूंगा तो एब्जॉर्ब होंगे। और ये लेवल्स किस सैंपल में है, ये हमारे पास सैंपल है, जो पार्टिकल यहाँ बैठे नहीं है, इन पार्टिकल्स का हर एक पार्टिकल सिर्फ दो ही एनर्जी रख सकता है, या तो E1 या E2, और सारे कहाँ पर फिलहाल E1 में। तो E2 में जाएंगे कब, 1000 एब्जॉर्ब करके। तो अगर मैं इसके ऊपर क्या डालूँ 100 सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसमें एब्जॉर्ब होनी चाहिए कि पार निकलनी चाहिए भाई। अरे भाई इसको पार निकल जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इनवर्स की रेडिएशन को इसमें से पार निकल जाना चाहिए, क्योंकि भाई इनकी एनर्जी लेवल्स का मैच नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी और एनर्जी गैप में क्या होना चाहिए, रेजोनेंस, एक मैच होना चाहिए भाई, एक मिसमैच नहीं, इजंट इट। बताओ, अरे बोलो भाई, तो क्या है हमारे पास, बोलो भाई। तो हमको सिर्फ कहाँ पर पीक मिलनी चाहिए बताओ भाई। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं इंटेंसिटी नहीं, मैं नंबर ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन चेक कर लूं, कितने नंबर ऑफ एब्जॉर्ब्ड, मैं ट्रांसमिटेंस नहीं। अच्छा तो अगर 100 फोटोन पार निकले, अगर 100 फोटोन डाले, 100 सेंटीमीटर इनवर्स के 100 फोटोन डाले, 40 पार निकले, तो एब्जॉर्ब कितने हो गए 60। तो मैं वो एब्जॉर्ब्ड फोटोन प्लॉट करूं सिंपल सिटी के लिए, तो मेरे पास क्या आएगा बताओ भाई। तुम क्या बोलेंगे, तुम ये क्या है 100 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सिर्फ कौन से फोटोन एब्जॉर्ब होने चाहिए बताओ, 1000 सेंटीमीटर इनवर्स पे क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक पीक, सिर्फ नंबर ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन सिर्फ आने चाहिए भाई। तो ये क्या आइडियल स्पेक्ट्रा ना। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि सिर्फ और सिर्फ जब इसके ऊपर हम क्या डालें E1, हम तो क्या मानेंगे कि इसके ऊपर अगर हम क्या डालें 999 सेंटीमीटर इनवर्स के फोटोन, वो भी पार निकलनी चाहिए ना, क्योंकि मैच नहीं भाई। 999 फोटोन कौन से हैं 999, और भाई एनर्जी गैप क्या है 1000, मिसमैच है ना। तो आप तो क्या कहोगे, सिर्फ कौन से फोटोन काम के 1000 के, तो पीक भी कहानी चाहिए। तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा एब्जॉर्ब्ड फोटोन वर्सेस वेवलेंथ,
सिर्फ पीक आनी चाहिए 1000 पे। बोलो भैया क्या आइडियल स्पेक्ट्रा, लेकिन एक्चुअल में बताओ क्या होता है। तो आइडियल स्पेक्ट्रा वैसा आना चाहिए ना, लेकिन एक्चुअल में स्पेक्ट्रा पता क्या आएगा, एक्चुअल में स्पेक्ट्रा ऐसा आएगा भाई, बताओ कैसा। तो ये तो क्या आइडियल स्पेक्ट्रा, एक्चुअल में स्पेक्ट्रा ये आएगा, ऐसा आएगा तकरीबन। नहीं आएगा आपको भाई, अरे बोलो। यानी कि 1000 पे कोई सिंगल शार्प स्पाइक ना होके 1000 पे एक ब्रॉड पीक है, क्या भाई, एक ब्रॉड पीक, इजंट इट। और ये नहीं साथ में क्या कुछ वैसे, अरे ये तिरमिरे से भी रखे हैं यहाँ पर, है ना। और ये तिरमिरे भाई, अरे नहीं तो बोलते तिरमिरे बोलते, और क्या बोलते हैं इनको, ये तिरमिरे ऊपर जा रहे हैं, इजंट इट। तो ये क्या रियल स्पेक्ट्रा क्या ये। तो सवाल ये आएगा कि ये ऐसा क्यों आया, बोलो भाई। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं, यहाँ पर क्या भाई, 3 चीजें हैं जिनको हमको समझना है भाई। एक तो यहीं पढ़ लेंगे कि भाई इसको बोलते हैं नॉइज, क्या बोलते हैं इसको भाई। पहली बात तो ये जो सिग्नल, ये जो एक सिंगल 1000 पे एक सिंगल शार्प स्पाइक आनी चाहिए थी, लेकिन आई क्या 1000 पे एक ब्रॉड पीक। अब 2 बातें और हैं। पहली बात तो नॉइज कहाँ से आया, ये नॉइज। दूसरी बात कि भाई ये नॉइज ऊपर भी जा रहा है। यहाँ पर देखो 3 चीजें हैं, एक तो नॉइज आ रखा है रियल स्पेक्ट्रम, एक तो नॉइज है। दूसरा रियल स्पेक्ट्रम में ये थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ नॉइज है ना, इसको बोलते हैं बैकग्राउंड, क्या बोलते हैं इसको भाई, बैकग्राउंड, ठीक है। और तीसरा बताओ क्या है, पीक क्या होगी, ब्रॉड। सिर्फ 3 बातें यहाँ पर, एक तो पीक क्या होगी, ब्रॉड, दूसरा और तीसरा क्या आएगी, बैकग्राउंड। तो इनकी वजह क्या होती है। तो भाई इस पीक की जो क्या है भाई विड्थ, ये ब्रॉड क्यों होगी, इसको हम आगे पढ़ेंगे भाई। लेकिन फिलहाल देखो भाई ये नॉइज कहाँ से आया है, क्योंकि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है भाई, आपको पता उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। भाई हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर मान लिया एमिशन स्पेक्ट्रा की बात हो भाई, एमिशन स्पेक्ट्रा की बात हो, तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। उनमें से करंट फ्लो करता होगा, तो भाई करंट फ्लो करने से वहाँ पर क्या लोकली बोलो भाई, क्या लोकली वहाँ पर भाई काफ़ी सारी लोकली जमता नहीं क्या, इजंट इट भाई। क्या अरे भाई लोकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन से क्या वहाँ पर फर्दर रेडिएशन एमिट नहीं हुई क्या। तो आप एक तरह से जो हमारे पास क्या है डिटेक्टर, उसको पूरी तरह से आप सेपरेट आइसोलेट नहीं कर सकते। तो जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो भी तो अपना सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, और क्योंकि वो क्या होता है रैंडम होता है, इसलिए नॉइज क्या होता है रैंडम। तो इस नॉइज की वजह क्या होती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बाकी सारे भाई, इस नॉइज का प्राइमरी कॉज क्या होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बाकी सारे कंपोनेंट्स। मान लिया सैंपल तो एमिट नहीं कर रहा कुछ या एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, लेकिन जो बाकी जो क्या है चीज़ें भाई, वो तो एब्जॉर्ब या एमिट कर रही हैं। कोई ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, नहीं समझो बात, वो क्या पता कौन सी डिश एमिट कर रहे हैं थोड़ी बहुत इंटेंसिटी में, और वो कहाँ तक पहुँच पा रही है टू डिटेक्टर। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो नॉइज तो आता इसलिए भाई, नहीं आएगा आपको, ओके। अच्छा भाई एक यहाँ पर है बैकग्राउंड, मैं आपको पता है प्राइमरी कॉज, एक यहाँ बताओ क्या है बैकग्राउंड। आपको भाई ये नॉइज ऊपर की तरफ क्यों चल रहा है, देखो भाई इसके पीछे कई वजह होती है भाई। ये जो है ना ये नॉइज, तो अगर मैं इसको तोड़ूं, अगर मैं इस स्पेक्ट्रा को तोड़ना चाहूँ किसको भाई, तो मैं इसको अगर मैं तोड़ तो ये इसको 3 कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है। एक तो क्या बताओ, अगर मैं ये कहूँ ये हमारे पास क्या है नॉइज, और ये बताओ यहाँ पर क्या भाई बैकग्राउंड, ये क्या भाई बैकग्राउंड, और एक हमारे पास क्या बताओ भाई सिग्नल। तो वास्तव में 3 चीजें ये कौन कौन सी। अगर मैं इसको, अब ये है तो ग्राफ, कोई ग्राफ होता है उसका एक्स वाई डेटा होता होगा, कोई ग्राफ होता है उसका एक्स वाई डेटा होता होगा भाई। तो यहाँ पर एक्स सबका क्या भाई सेम है ना भाई, एक्स डेटा सबका सेम है, और वाई डेटा क्या भाई इसका अलग, इसका उसका क्या भाई अलग है। तो अगर मैं इस डेटा सेट के वाई कॉलम को इस डेटा सेट के वाई कॉलम में जोड़ दूं, और इसके वाई कॉलम में, अरे भाई ये जो ग्राफ है ये एक्स वाई कॉलम हो गया। यहाँ पर एक्स में क्या है वेवलेंथ, वाई में क्या है इंटेंसिटी। यहाँ भी क्या है एक्स में वेवलेंथ, वाई में इंटेंसिटी। यहाँ भी क्या है एक्स में वेवलेंथ, वाई में इंटेंसिटी। तो मैं काम करूँ, मैं तीनों जो मेरे पास क्या है 3 टेबल नहीं क्या, एक टेबल है ये ग्राफ है, एक टेबल का ये, मैं तीनों टेबल्स के वाई कॉलम जोड़ दूँ और उसको प्लॉट करूँ, ऐसा ग्राफ आएगा। बात आपको पहले पड़ी।
तो मैंने इसको रिवर्स इंजीनियर कर लिया, ठीक है। तो ये पीक ब्रॉड क्यों हुई है ये आपको बाद में बताएंगे। फिर देखिए नॉइज़ कहाँ से आया है, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट में बाकी कंपोनेंट होते हैं ना उससे आया है। अब कोई बैकग्राउंड क्यों भाई, ये जो बैकग्राउंड भाई इसकी मैं आपको तो काफ़ी सारी वजह होती है। ये जो बैकग्राउंड भाई ये क्योंकि एक तो आ सकता है ये इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स, क्या भाई इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स। मान लिया, इमेजिन करो कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास जो क्या है भाई इंस्ट्रूमेंट, वो हाई फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा बेटर तरीके से डिटेक्ट करता है। समझे बात भाई, आप ये मानो कि अगर भाई वो हाई फ्रीक्वेंसी का डिटेक्शन क्या उसका, आपके इंस्ट्रूमेंट का हाई फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन क्या भाई ज़्यादा बेटर है लो फ्रीक्वेंसी मुकाबले। तो अगर मान लिया 100 फोटोन पड़े लो फ्रीक्वेंसी के और 100 फोटोन पड़े हाई फ्रीक्वेंसी को, हाई फ्रीक्वेंसी के, तो ये बेटर डिटेक्ट किसको करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को। नहीं आपको आ गया, तो ये हमें ग्राफ क्या देगा, अपने आप ऊंचा देगा भाई हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में। हालांकि फोटोन क्या उसके मान लिया 1 से, नहीं है क्या आपको ये। तो ये भाई क्या आ गया भाई, ये तो क्या आ गया टू डिटेक्टर, इजंट इट, ये तो क्या ड्यू टू डिटेक्टर, ठीक है। कई बार क्या होता है भाई, कई बार आपको एक होती है, आपने क्या पढ़ा था XRD, तो वहां पर क्या होती है स्कैटरिंग, क्या होती है वहां पर भाई पता होगा ना, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर स्कैटरिंग। ये नॉइज भाई, अरे भाई ये ऐसा तो आएगा, ये और भी कई तरीके से सकता है। आपको पता है अगर मान लिया आप एमिशन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे हो, आप अगर एमिशन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे हो, तो मान लिया आपने डाली रेडिएशन 250 नैनोमीटर की, तो आपको पता है 500 पे क्या सेकंड ऑर्डर स्कैटरिंग है, क्या डबल पे क्या आती है, डबल पे और ट्रिपल पे क्या आएंगी सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर स्कैटरिंग। भाई 1 and 2 and 3 नहीं पता क्या आपको। तो अगर आपने 250 नैनोमीटर से अपने क्या किया है, कंपाउंड को एक्साइट किया है, तो 500 पे क्या आएगी अपने आप, एक बहुत ऊंची भी नहीं है क्या, वो क्या सेकंड ऑर्डर स्कैटरिंग। और भाई 250 का 3 गुना क्या होगा 750, तो 750 पे बहुत ऊंची पिक आएगी, 500 पे बहुत ऊंची पिक, लेकिन वो क्या है सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर स्कैटरिंग, वो सैंपल का एमिशन नहीं है। बात आपको पहले पड़ी। तो भाई तो ये बैकग्राउंड तो भाई कई तरीके से आ सकती है, नहीं है क्या आपको, ये बैकग्राउंड भाई इसके काफ़ी सारी इसकी वजह हो सकती है। या फिर मान ले भाई हम XRD पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं XRD, आपको पता है XRD में स्पेक्ट्रा में कैसे आती है पीक शार्प आती है ना XRD में, XRD में शार्प पीक आती होंगी। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया बताओ, अगर भाई आपके जो क्या है क्रिस्टलाइन कंपाउंड, उसमें थोड़ा क्या अमोर्फस कंपाउंड है, अमोर्फस कंपाउंड क्या करता बताओ भाई, उसका क्या था हम पाता है, अमोर्फस क्या था एक हम पाता ना भाई। तो अगर आपके सैंपल में अमोर्फस कंपाउंड भी और क्या है क्रिस्टलाइन कंपाउंड भी है, तो हम भी आएगा और क्या आएंगे पीक भी आएंगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे सुपर इम्पोज। तो हमारे पास क्या आएगा, अरे बोलो भाई, मतलब हम भी आ गए, उस हम के ऊपर क्या होगी पीक सवार होगी, नहीं आएगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि जो हम्प है क्यों आया है, इजंट इट, बोलो भाई। और ये जो हम्प है इसकी इंटेंसिटी से आप अपने सैंपल की जो क्या होती है क्रिस्टलिनिटी, कि सैंपल कितना क्रिस्टलाइन है इसके ऊपर कमेंट कर सकते हो। तो हमेशा ये नुकसानदायक नहीं तो भैया, नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन ज्यादातर केसेस में आपने इस बैकग्राउंड को हटाना पड़ता है, क्या भाई इस बैकग्राउंड को, इसको भाई इस और इस, तो इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं। एक तो होता है इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स, क्या भाई अगर आपका जो कंपाउंड है उसका, अरे भाई आपका जो कंपाउंड है उसका डिटेक्टर हाई फ्रीक्वेंसीज को ज़्यादा बेटर डिटेक्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली हाई फ्रीक्वेंसीज भी ऊंची आएंगी भाई, से बेशक उनकी इंटेंसिटी क्या आती हो सेम आती हो, नहीं आएगा आपको भाई। तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स। तो ये कैसे आ सकता है, इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स हो सकता है भाई। तो बैकग्राउंड कई तरह, बैकग्राउंड की सिर्फ ये ऐसी शेप ना होती, बैकग्राउंड भाई कई शेप की पॉसिबल है, ऐसी पॉसिबल है, ऐसी पॉसिबल है, ऐसी पॉसिबल है। कई बार तो बैकग्राउंड ऐसी आती है भैया कि वो पीक बन जाती है बाकायदा, कि क्या लगता है भाई इंसान को क्या अच्छी पीक आ रखी है। अगर कोई एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ रहा हो, एक बार हमने एक को बहका दिया था भाई ड्यूरिंग PhD, ऐसे वैसे मजाक कर दे भाई, ठीक है, उसमें वो सेकंड ऑर्डर स्कैटरिंग आ गई, ठीक है। तो हम बोले भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त सैंपल हो भाई, कितना ज़बरदस्त एमिशन है, ये तो पेटेंट होना चाहिए, ठीक है। उसको हमारा एक मित्र था, उसको हाँ सच में इतना सा सैंपल है, वो देखिए इतनी शार्प पीक, इतनी इंटेंस पीक थोड़ी ना आती हुई, बहुत आपको ठीक है वो
सेकंड ऑर्डर स्कैटरिंग। बात आपको पहले पड़ रही है। तो अगर हमको ये ना मालूम हो भाई कि किस तरह के सैंपल में किस तरह का इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स, और भाई ये जो बैकग्राउंड कैसे आ सकती है, तो इस बैकग्राउंड में भाई बैकग्राउंड सैंपल की वजह से हो सकती है। ये बैकग्राउंड भाई, ये बैकग्राउंड सैंपल की वजह से भी हो सकती है। साथ में बोलो भाई इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी अराइज हो सकती है, नहीं है आपको। और भाई इंस्ट्रूमेंट में जो क्या होता है, और भाई कई बार इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन हो सकती है। तो इसको पता करना कि बैकग्राउंड लेवल कौन सी है, उसको रिमूव करना बाद में कंप्यूटर से, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो भाई आप किसी बैकग्राउंड पीक को आप क्या मान सकते हो, सैंपल की पीक, और उससे पूरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, गड़बड़। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई, ठीक है। तो फिर ये अब आपको भाई, अब ये शार्प कैसे आएगा भाई, सॉरी ये पीक ब्रॉड क्यों होगी, ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, इजंट इट? नहीं है कि आपको हम क्या बोलेंगे, तो रियल स्पेक्ट्रा को हम 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। बताओ कैसे? एक तो क्या ब्रॉड पीक, एक तो इस पीक की क्या होगी थी, हम तो क्या मान रहे थे कि 1000 पे क्या नीचे एक सिंगल शार्प स्पाइक, लेकिन एक तो क्या होगी, ब्रॉड होगी। दूसरा बैकग्राउंड आ गई, और क्या भाई नॉइज आ गया, ठीक है। अरे बोलो भाई, बताओ। तो भाई एक सिंगल शार्प स्पाइक आनी थी, लेकिन आया हो तो कैसा, अरे यहाँ पर नॉइज नजर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन बात आपको पहले पड़ गई भाई। अच्छा कई बार क्या होता है, अब होता है डेरिवेटिव स्पेक्ट्रा। अब क्या होता है हमारे पास, अब हमारे पास क्या डेरिवेटिव स्पेक्ट्रा। अब बताओ भाई डेरिवेटिव स्पेक्ट्रा क्या होएगा, बताओ। कई बार क्या होता है, कोई पीक मान लिया हमारा जो सैंपल है उसमें एब्जॉर्प्शन पीक या एमिशन पीक बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। क्या भाई बहुत ज्यादा ब्रॉड, मान लिया पीक हमारे पास ऐसी आ गई, नहीं आएगा आपको? तो भाई यहां पर एग्जैक्टली देखना कि कहां सी है मैक्सिमम, थोड़ा अजीब सही क्या। तो ये क्या है न्यू, और ये बताओ क्या है, और ये क्या है एब्जॉर्बेंस, और ये बताओ क्या मान लिया न्यू बार है। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी मान लिया, क्या मान लो वेव नंबर, ठीक है बात। तो आप बताओ भाई यहां पर स्लोप क्या होता है, जीरो। स्लोप यहां पर क्या होता है, जीरो भाई। अगर इस ग्राफ को आप देखो तो सबसे ज्यादा स्लोप कहां है, यहां पर। फिर स्लोप क्या होगा यहां पर, पहले तो यहां तक स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ता मैक्सिमम, फिर घटता जीरो। पता भाई बिल्कुल फ्लैट लाइन पे स्लोप क्या होता है, फ्लैट लाइन पे ढलान क्या होती है। और भाई हर एक पहाड़ की चोटी पे क्या होता है, फ्लैट लाइन। हर एक घाटी में वो तो क्या होता है भाई, फ्लैट लाइन। तो यहां पर स्लोप क्या है, जीरो। स्लोप बढ़ता मैक्सिमम, घटता जीरो, फिर क्या बढ़ता मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव। बोलो भाई, तो अगर मैं इस ग्राफ को, अगर मैं इसके स्लोप को प्लॉट करूं, यानी करली ए बाई करली न्यू प्लॉट करता। अब मैंने आपको सारा पढ़ा रखा भैया, जिसने भैया नहीं पता कि डेरिवेटिव स्पेक्ट्रा कैसे डेरिवेशन कैसे करते हैं भाई, डेरिवेटिव कैसे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो भाई वो भाई मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्स वो पढ़े, ठीक है, पता होगा ना आपको भाई। तो आप इसका क्या प्लॉट करें बताओ। अरे बोलो भाई क्या प्लॉट करें इसका, डेरिवेटिव। तो क्या बताओ, ये बताओ क्या है, मैक्सिमम स्लोप। अरे भाई यहां पर क्या है, मैक्सिमम स्लोप नहीं क्या। तो अगर आपने स्लोप प्लॉट किया तो क्या आएगा भाई, अरे बोलो भाई। तो यहां पर स्लोप क्या है, मैक्सिमम, यहां स्लोप क्या है, जीरो। यहां स्लोप मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम, यहां स्लोप क्या है, जीरो। यहां स्लोप क्या है, मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव। अरे बोलो भाई, तो ये आ गया ना हमारे पास। तो ये सिग्नल यही है, लेकिन यहां पर भाई मैक्सिमम जो यहां पर था कहां पर आ गया, यहां पर आ गया ना। तो मैक्सिमम पे स्लोप क्या होता है, जीरो। मैक्सिमम भाई, अरे मैक्सिमम पे स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। तो स्लोप यहां पर क्या देखियो, जीरो नहीं है क्या भाई। मैक्सिमम और मिनिमम पे स्लोप क्या होता है, जीरो। तो जहां पर स्लोप जीरो वहां पर क्या होंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। मैंने आपको पढ़ा रखा नहीं सारा, ठीक है। तो भाई इसका क्या है, डेरिवेटिव स्पेक्ट्रम। अब अगर आप इसको विजुअली इंस्पेक्ट करना चाहो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर स्लोप क्या, जीरो। स्लोप बढ़ते मैक्सिमम, घटते जीरो। फिर स्लोप बढ़ तो रहा है, लेकिन उतराई का स्लोप है भाई, उतराई का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई। स्लोप घट रहा है, क्या आएगा, नेगेटिव स्लोप, इजंट इट। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, और क्या भाई, नेगेटिव स्लोप, इजंट इट। अरे बोलो भाई, ओके। और भाई तभी बात ना भाई ना, तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव प्लॉट कर सकते हो सागरिका।
आप इसका भाई सेकेंड डेरिवेटिव प्लॉट कर सकते हो, तब क्या आ जाए भाई, और फिर यहाँ पर एक और पीक बन जाएंगे यहाँ पर, आ गया आपको ये। तो डेरिवेटिव स्पेक्ट्रम तो कब इस्तेमाल करते हैं हम, बताओ, जब पीक बहुत ज्यादा ब्रॉड हो। ओके, अब बताओ भाई, ठीक है, अरे क्या क्या गया, अच्छा भाई एक होता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये क्या होता है? अच्छा भाई आप मुझे बताओ, बताइए भाई, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? मान लिया भैया बताओ, देखो सिग्नल की भी एक हाइट होती है और नॉइज की भी एक हाइट होती है, इजंट इट? अरे भाई सिग्नल की क्या होती है, हाइट होती है ना, और नॉइज की भी एक हाइट होती है। तो आप ये बताओ, अगर ये क्या बताओ हमारे पास नॉइज, और ये क्या है सिग्नल, तो भाई कुछ आइडिया लग रहा है कि सिग्नल की नॉइज है, इजंट इट? कैसे भाई? क्योंकि आपको पता है भाई यहाँ पर, क्योंकि एक अच्छा सिग्नल वो होता है, तो आप सिग्नल, तो नॉइज की एवरेज हाइट यहाँ से बनती है, नॉइज की एवरेज हाइट यहाँ से बनती है ना, और सिग्नल की एवरेज हाइट यहाँ से बनती है, इजंट इट? तो अगर आप सिग्नल की हाइट को नॉइज की हाइट से भाग कर तो क्या आएगा हमारे पास, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। और एक बेटर स्पेक्ट्रा के लिए तो क्या होना चाहिए हमारे पास, जितना ज्यादा क्या होगा, अगर ये सिग्नल नीचा होगा भाई, तो क्या इसको आप आसानी से नॉइज में मर्ज नहीं जाएगा? अगर ये सिग्नल क्या भी बहुत ज्यादा कम इंटेंसिटी का होता, तो भी क्या नॉइज के अंदर मर्ज नहीं हो जाता क्या? और भाई आप इसको ढूंढ भी ना पाते। तो एक अच्छा सिग्नल कौन सा होता है, जो नॉइज से कम क्या हो, कम से कम 3-4 गुना क्या हो हाइट का? अरे बोलो भाई, सिग्नल क्या होना चाहिए नॉइज से कम 3-4 गुना हाइट का क्या हो, डेफिनेटली हो, ठीक है? तो ये अच्छा सिग्नल है कि ये अच्छा सिग्नल, बताओ भाई, बोलो भाई, ये बेटर नजर नहीं आ रहा क्या? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, अच्छा यहां पर क्या है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ओके, तो सिग्नल की हाइट बाय नॉइज की एवरेज हाइट, तो नॉइज की एवरेज हाइट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है? और मैं आपको बताऊं भाई, सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इंप्रूव किया जा सकता है, उसका तरीका आपको बताएंगे बाद में, ठीक है? ये बात आपको पहले पड़ी। अच्छा बताओ, अगर मान लिया आपके पास सैंपल बहुत कम है, आपके पास सैंपल बहुत कम है भाई, ठीक है? तो सिग्नल बहुत वीक है ना, तो आप क्या करो भाई, तो सिग्नल की हाइट क्या बहुत है, तो ये इससे 3-4 गुना नहीं है, तो क्या किया जाए बताओ? तो एक तरीका होता है, आप अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है कंप्यूटर एवरेजिंग, लेकिन आप एक काम करो, आप सेम स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करो 100 बारी, आप सेम स्पेक्ट्रा 100 बारी रिकॉर्ड करो, तो सिग्नल तो हर बारी कहां पर आएगा, वहीं पर, लेकिन नॉइज में जहां पर अब की बारी यहां पर क्या है, पीक, अगले में यहां पर क्या आ जाए बताओ भाई, मैं अभी यहां पर क्या है, पीक, अगले में यहां पर क्या आ जाए, ट्रफ आ जाए, तो नहीं आएगा आपको? अगर आप भाई यहां पर बहुत सारे, अगर आपने 100 स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किए, आपने सेम, अरे भाई आपने एक बार सैंपल लोड कर दिया इंस्ट्रूमेंट में और 100 स्पेक्ट्रा आपने रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है? तो हर एक में नॉइज तो क्या होंगी, नॉइज की पिक तो क्या होंगी, अलग अलग जगह भाई, किसी में कहीं किसी में कहीं, लेकिन सिग्नल की पिक तो कहां पर आएंगे हमेशा भाई, जहां पर वहीं पर आएंगे ना, इजंट इट? तो फिर आप क्या करो भाई, आप 100 के 100 स्पेक्ट्रा ऐड कर दो, बोलो भाई, आप 100 के 100 स्पेक्ट्रा भाई आप ऐड कर दो, तो सिग्नल पता क्या हो जाएगा, बोलो भाई, पता नहीं, तो सिग्नल की हाइट क्या हो जाएगी बताओ भाई? अगर आपने 100 स्पेक्ट्रा ऐड किए तो सिग्नल क्या हो जाएगा, अगर ये हाइट 5 है तो ये हाइट क्या हो जाएगी, 500 भाई, यहां पर हाइट क्या 5 है, तो आपने 100 स्पेक्ट्रा ऐड कर दिए, तो हाइट क्या हो जाएगी 500, तो सिग्नल क्या हो जाएगा 100 गुना बढ़ जाएगा ना, मतलब 100 गुना बढ़ गया भाई। आप कहोगे नॉइज भी तो बढ़ेगा, लेकिन नॉइज रैंडम था भाई, हर जगह पीक नहीं थी हर बारी, तो नॉइज बढ़ेगा 10 गुना। तो ध्यान रखियो भाई, एन स्पेक्ट्रा ऐड करने पर, एन स्पेक्ट्रा, आफ्टर एडिंग एन स्पेक्ट्रा, तो सिग्नल बढ़ेगा n टाइम्स, नॉइज बढ़ेगा रूट n टाइम्स, कितना भाई? तो नेट हमारे पास कितना फायदा आ गया, रूट n, मतलब 100 गुना क्या बढ़ गया, 100 गुना कौन बढ़ गया, सिग्नल, और 10 गुना कौन बढ़ गया, नॉइज। तो अगर आपने ऐसे 100 स्पेक्ट्रा ऐड कर दी ना, तो ये सिग्नल, इस नॉइज से भी क्या है, ज्यादा ऊंचा नहीं ना भाई, इस अभी ये जितना ऊंचा है ना,
उससे ये 10 गुना और ऊंचा हो जाएगा वो। अगर इसके है 3 गुना ऊंचा भी तो फिर क्या हो जाएगा, ये 30 गुना ऊंचा हो जाएगा। नहीं है क्या आपको? तो आप सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इंप्रूव कर सकते हो भाई। नहीं है क्या आपको? तो अगर आपने 25 स्पेक्ट्रल कोड किए, सिग्नल कितने गुना बढ़ेगा? 25 गुना, नॉइज 5 गुना, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितना इंप्रूव होएगा? 25/5। नहीं है क्या आपको भाई? 5 टाइम्स, इजंट इट? तो भाई सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।